बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कल देर शाम बैरिकेडिंग तोड़ सीएम आवास की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बिहार लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। कल शाम की वो तस्वीरें आपने देखी भी होंगी। पुलिस की लाठी से 7-8 छात्र जख्मी हो गए। दर्जन भर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। लेकिन इन सब के बीच आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ आज बिहार बंद। छात्रों के आंदोलन के समर्थन में 2 जगह पर रोकी गई ट्रेन। दरभंगा में आरजेडी और आइसा के कार्यकर्ताओं ने रोकी ट्रेन। दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति को दरभंगा में रोका गया। आरा में बक्सर पटना पैसेंजर ट्रेन को रोका गया। सीपीआई एमएल ने किया है चक्का जाम का ऐलान। आरजेडी ने किया है छात्रों के समर्थन में बंद का ऐलान। आइसा, आरवाईए सहित कई छात्र संगठनों का प्रदर्शन जारी। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने का अल्टीमेटम छात्रों ने दिया है और कल शाम छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसके बाद से बिहार की सियासत में उबाल देखा जा रहा है। आज बिहार बंद का ऐलान किया गया है। आरा में ट्रेन रोकी गई है। आप एक तस्वीर देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर देख रहे हैं दरभंगा में, जहां बिहार संपर्क क्रांति को रोका गया है। लेफ्ट और आरजेडी के जो समर्थक हैं वो सड़कों पर उतरकर बिहार बंद कर रहे हैं। बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो मांगे हैं परीक्षा रद्द करने को लेकर, उसे ये प्रदर्शन लगातार जारी है। पुलिस के सख्त एक्शन के बाद एक तरफ आंदोलन की चिंगारी और भड़क उठी है तो विपक्षी दल आपस में भिड़ते दिख रहे हैं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक वीडियो शेयर किया। जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला है पप्पू यादव ने। उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो में प्रशांत किशोर पर छात्रों को धमकाने के आरोप लगाए हैं। तो पप्पू यादव का आरोप है कि प्रशांत किशोर छात्रों पर धौंस जमा रहे हैं। यह प्रशांत किशोर का वीडियो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं, जिसे पप्पू यादव ने शेयर किया है। ये वो वीडियो है जो पप्पू यादव ने शेयर किया। इसमें प्रशांत किशोर और छात्रों के बीच बहस होते नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि कल लाठीचार्ज होने के बाद प्रशांत किशोर के पीछे हटने के बाद कुछ अभ्यर्थी बेहद नाराज थे। सर आज हम लोग उस रास्ते में आप छोड़ के चले गए। लोग आए यहाँ पर, कराइए तो भाई जरा सामने। रुको भाई, रुकिए। आने दो कौन है जरा बताइए तो। ये नया नेता अभी आए हैं, बड़ा सफल। अरे आप नेता हैं, हम लोग सुनिए ना, बात सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा है कंबल आपसे? कंबल विद्यार्थी लोग ये लोग मांगे हैं क्या आपसे? नीचे करो। अब आप कंबल देके धौंस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए थे, विद्यार्थी लोग हम लोग अपने दिए हैं कंबल। हम लोग दिए चंदा करके, कंबल नहीं। आपसे कंबल कौन मांगा है? पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर अपने राजनीतिक फायदे के लिए छात्रों को भड़का रहे हैं। वो बहुरूपिया है, बहरूपिया है, ऐसे लोगों को उठाकर फेंक देना चाहिए, पप्पू यादव का ये कहना है। हम अपील करेंगे सोशल मीडिया के लोगों से, पैसा लीजिए लेकिन शुगर के घू को हीरो मत बनाइए, जो बिहार को बर्बाद, बिहार के बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया। इतने बड़े दूर तो उसको कभी माफी नहीं मिलेगी। बिहार के बच्चे उसको माफ कभी नहीं करेंगे। वो बिहार को जानता नहीं है। जिसने बिहार के आंदोलन को बर्बाद किया, बीपीएससी के बच्चों को मरवाया है सरकार और पुलिस से मिल करके, तो शायद बिहार को नहीं जानता। बिहार वो चीज है, पब्लिक को इस्तेमाल करता है, उसको कभी माफ नहीं करता। तो देखिए, बिहार में जिस तरह से लाठीचार्ज हुए उसके बाद से सियासत गरम है और हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। निधि श्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं और शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। निधि, पहला सवाल आपसे, छात्रों की मांग क्या है? क्या छात्र का प्रदर्शन अभी भी जारी है या फिर वो अब पीछे हट रहे हैं? विशाल, इस वक्त मैं गर्दनी बाग में हूं, जहां बीते 13 दिन से आज इनके प्रदर्शन का 13वां दिन है। और सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं, मेरे सहयोगी शैलेश से कहूंगी कि किस तरीके से छात्र यहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसकी एक तस्वीर यहां
आपको नजर आएगी। कंबल लेकर, बैग लेकर ये जो छात्र यहाँ पहुंचे थे वो सभी यहीं पर डटे हुए हैं। कुछ छात्र इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और ये बैनर और पोस्टर देखकर समझ सकते हैं कि कल के लाठीचार्ज के बाद भी छात्र यहाँ से हटे नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि बीते दिन जिस तरह लाठीचार्ज हुआ उसमें तकरीबन 50 से 100 छात्र घायल हैं और अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से जो छात्र इस वक्त एबीपी न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए भी मौजूद हैं, इनमें से भी कुछ ऐसे छात्र हैं जो कल की लाठीचार्ज में चोट खाए हैं। कुछ छात्रों से अगर बात करिए, उनका उनसे क्या ही मैं कहना सीधी है? बातचीत करूंगी। जी, बिल्कुल, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे आज? मेरा नाम अखिलेश कुमार पड़ेगा। हम रोहतास डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो जो देखिए, प्रशासन जब बोल रही थी कि आप लोग खाली कर दीजिए, तो हम लोग खाली करने की कोशिश भी किए, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। पीछे से लोग हटने के तैयार नहीं थे, जिससे हम लोग हट नहीं पाए। और जो अगल बगल में जो थे, चाहे जो आगे फ्रंट पर जो थे, उन लोगों को बहुत बर्बरतापूर्वक से मारा जा रहा था। सबने देखा। सवाल ये कि आज आप लोग क्या, क्योंकि कल भी ये कहा जा रहा था कि 5 छात्रों का डेलीगेशन जाएगा मिलने के लिए चीफ सेक्रेटरी से, आज की तारीख में क्या आप लोग जाने के लिए तैयार हैं? जी मैम, हम कोशिश कर रहे हैं कि आज हम लोग गवर्नर से भी मिलने की कोशिश करेंगे और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिलने की कोशिश करेंगे हम लोग। लेकिन क्यों? आप लोग तो चीफ मिनिस्टर से मिलना चाह रहे थे। मैम, एक्चुअली बात है कि सीएम साहब यहाँ पटना में है नहीं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जो सत्ता पार्टी से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तो बच्चे तो मिलने को तैयार हैं, लेकिन सत्ता के लोग मिले हमसे तब तो वहाँ पे कह दे रहे हैं। लेकिन हम लोग कोई भी हो, बस हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए मैम। आज की तारीख में मैं ये सवाल सीधा पूछना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए बहुत कुछ हो रहा है यहाँ, राजनीतिक एंगल भी दिया जा रहा है। किस बात को लेकर आप लोगों को अब आपत्ति है? क्या चाहते हैं कि 4 तारीख को जो परीक्षा है वो ना हो या कुछ और मांग है? देखिए, हम 4 तारीख की परीक्षा को लेकर हमारा नैरेटिव कभी था ही नहीं। हमारा था कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया को निरस्त किया जाए और नई परीक्षा प्रक्रिया स्टार्ट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ग्राउंड हैं जिसकी बेसिस पर ये पूरी परीक्षा रद्द की जानी चाहिए। वो हम बार बार आपको रिट्रेट कर चुके हैं, जिसमें मिसमैनेजमेंट जो बापू परीक्षा सेंटर में हुआ और उसके कारण जो राइट टू इक्वलिटी का हमारा वायलेशन हुआ है, वो बहुत बड़ा रीज़न है कि आप को ये पूरी परीक्षा प्रक्रिया रद्द करी जानी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, अगर कहीं पे अगर क्वेश्चन उठते हैं तो उसका जवाब देना आयोग की जिम्मेदारी बनती है। जी निधि, एक सवाल पूछिएगा। प्रशांत किशोर कल शाम को इन लोगों के पास आए थे और कई ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। अभी पप्पू यादव ने वो वीडियो शेयर किया है जिसमें वो छात्रों को कंबल को लेकर एक तरह से धौंस जमाते हुए नजर आ रहे थे प्रशांत किशोर। और क्या प्रशांत किशोर जब लाठी चार्ज हो रही थी उस समय निकल गए थे या मौके पर मौजूद थे इन लोगों के साथ? आप कल प्रदर्शन में थे? जी बिल्कुल थे मैडम। सवाल ये है कि प्रशांत किशोर आते हैं आप लोगों के साथ, छात्र संसद में समर्थन देते हैं, लेकिन बीती रात की जो तस्वीरें आई, जो वीडियो आई कि वो गर्दनी बाग आते और आप में से कुछ उनसे बातचीत करते, क्या आप लोग नाराज हैं पीके से? जैसे वो छात्र संसद में जो हम लोग को कहे थे, वो क्या कहे थे? ये कहे थे कि हम चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे, आपके डेलीगेशन को मिलवाएंगे, बातचीत करवाएंगे। लेकिन हम लोग चूँकि प्रदर्शन में पीछे थे, तो आगे दरअसल क्या हो रहा था ये तो हम पूरी तरह से क्लियर बता नहीं सकते हैं। लेकिन उस बीच में क्या हुआ कि प्रशांत किशोर सर जाने लगे, तो फिर हम लोग के जो मेन नेतृत्वकर्ता थे रमांशु सर, उन्होंने माइक उठाकर और बोले कि ठीक है, जिनको जाना है जाए, लेकिन छात्र अब जो है सो यही बैठेंगे। और फिर उनका इस तरह का बयान आने लगा, तो फिर हम लोग फिर वहीं पे रुक गए। और उसके कुछ देर बाद देखते हैं कि मतलब पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया। हम लोग को तो 2-2 किलोमीटर तक दौड़ाया गया। हम लोग आगे चले जाते थे, फिर सोचते थे कि चलो ठीक है, वहाँ पर जो हमारे टीचर हैं वो उनको कुछ हो न जाए, फिर आगे आते थे, फिर हम लोग को दौड़ाया जाता था। जी निधि, आप बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस आऊंगा। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर बिना नाम लिए बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर पर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है प्रशांत किशोर। तेजस्वी यादव का यह बयान आया है और तेजस्वी यादव ने कहा कि लाठीचार्ज हुआ तो सबसे पहले भाग गए प्रशांत किशोर। जो शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना था, जो भूख हड़ताल थी, उसकी ताकत कुछ और थी। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था।
जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। तो आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने किस तरह से प्रशांत किशोर पर बिना नाम लिए निशाना साधा। लाठीचार्ज पर प्रियंका गांधी वाड्रा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रियंका गांधी ने लिखा कि बिहार में छात्रों पर अत्याचार किया गया, भ्रष्टाचार की जगह सरकार ने छात्रों को रोका। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह लिखा है, छात्रों को आवाज उठाने से रोका गया, छात्रों पर लाठीचार्ज अमानवीय। प्रियंका गांधी का बयान सामने आया है बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर। ये उनका पोस्ट है, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि भ्रष्टाचार रोकने की जगह छात्रों को आवाज उठाने से रोका जा रहा है। कड़ाके की ठंड में युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया। भाजपा का डबल इंजन युवाओं पर डबल अत्याचार का प्रतीक बन गया है। तो प्रियंका गांधी ने इस तरह से निशाना साधा है, पेपर लीक मामले से लेकर बीपीएससी से लेकर तमाम मुद्दों को उठाते हुए। यहां पर शशांक हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं पटना से। शशांक, लगातार सियासी बयानबाजियां अब देखने को सामने मिल रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं, क्या उसे सरकार या विपक्ष मानने को तैयार है या नहीं? देखिए, बीपीएससी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि पूरी परीक्षा रद्द नहीं होगी, क्योंकि जो अन्य 911 सेंटर्स थे वहाँ पे कदाचार मुक्त परीक्षा हुई है। सिर्फ एक सेंटर की परीक्षा रद्द की गई है, वहाँ पे 12,000 अभ्यर्थी 4 तारीख को दोबारा परीक्षा देंगे, लेकिन अभ्यर्थी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उनका आरोप है कि पूरे बिहार में गड़बड़ी हुई है, पूरी परीक्षा रद्द की जाए। इसके लिए वो अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। कल जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है तो साफ दिख रहा है कि सरकार भी अब जो है पीछे हटने वाली नहीं है। वहीं अब लगातार इस मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है। सरकार को विपक्ष घेर रहा है कि आप अभ्यर्थियों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र में कोई अपनी बात रख रहा है तो उस पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। तो अभ्यर्थियों के समर्थन में जो विपक्ष के जितने भी नेता हैं सब आ गए हैं, लेकिन फिलहाल पूरी परीक्षा जो है बीपीएससी 17वीं पीटी की वो रद्द नहीं होगी। वहीं दूसरे तरफ आज बिहार में वामपंथी संगठनों ने रेल एवं सड़क यातायात ठप करने का ऐलान किया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर आंदोलन कर रहे पंजाब के किसानों ने आज बंद का ऐलान किया है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज पंजाब बंद का ऐलान किया गया है। बंद को लेकर कई किसान संगठन एकजुट नहीं है, तो अन्य कई संगठनों ने बंद का समर्थन कर दिया है। इससे माना जा रहा है आज पंजाब में आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला का आमरण अनशन रविवार को 34वें दिन भी जारी रहा और 31 दिसंबर को पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। लेकिन पंजाब में आज किसान संगठनों ने बंद बुलाया। कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं किसानों के बंद से 200 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हैं। पंजाब में कई जगहों पर किसानों ने सड़क जाम किया है। तो आज पंजाब बंद का ऐलान है किसानों की तरफ से, किसानों के मुद्दों को लेकर, और इसमें कई संगठन साथ आए हैं। तो देखिए, किसान संगठनों ने आज पंजाब बंद बुलाया है। मोहाली से सचिन कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, किसानों का क्या कहना है, क्या उनकी मांग है और बंद का कितना असर दिखाई दे रहा है पंजाब में? जी, पहले तो बंद का असर मैं आपको दिखा दूं। बंद का खासा असर है पंजाब में। अभी मैं मोहाली में हूं। मोहाली में आप देखेंगे किसान जो है, ये बिजी रोड है, एयरपोर्ट रोड है मोहाली का, तो यहाँ पे किसान जो हैं सुबह 7 बजे से बैठ गए हैं, इस रोड को जाम किया है। हालांकि जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उनको जाने दिया जा रहा है, एम्बुलेंसेज को इजीली क्रॉस करवा रहे हैं। आपका अगर किसी ने एयरपोर्ट जाना है तो एयरपोर्ट जाने वालों को नहीं रोका जा रहा है। इस तरह से जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको जो है या ज़रूरी काम के लिए कोई जा रहे हैं तब जो है जाने देते हैं, अदरवाइज मुकम्मल बंद है यहाँ पे ये जो एयरपोर्ट रोड है। तो पंजाब में खासा असर जो है इस बंद का जो है देखने को मिल रहा है। आज जगह जगह से जहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं पंजाब से, तो पंजाब में खासा असर जो है बंद का जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जहाँ सड़कें बंद हैं, बाजार बंद हैं, वहीं
रेलवे ट्रैक्स भी बंद हैं। रेलवे ट्रैक्स पे जो है किसान बैठे हैं। मोहाली में जहां मैं हूं इस वक्त, जहां एक तरफ जहां एयरपोर्ट रोड है, वहीं साथ में जो है रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन जो है उसको किसानों ने जो है वो बंद किया है। तो जगह जगह पंजाब में रेलवे ट्रैक्स पे भी किसान जो है वो डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं हाथों में झंडे लेके किसान हैं यहाँ पे। किसानों से बात भी कर लेते हैं हम। आपका आज पंजाब बंद है, मांगे जो हैं 13 फरवरी से आंदोलन चला है, पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई अभी इनिशिएटिव जो है शुरुआत नहीं हो रही है बातचीत को लेकर, जिसका जो है आप लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखो जी, ये जो तानाशाह सरकार ने ना, ये कारपोरेट सरकार है। ये कारपोरेट के द्वारा ही चलाई जाती है। अगर अंबानी और अडानी का कोई कुत्ता भी मर जाए ना, तो मोदी साहब उसकी खबर लेने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये त्रासदी है कि देश का अन्नदाता, देश के सभी लोगों का पेट भरने वाला मजदूर सभी आज सड़कों पे है। 1 साल के करीब होने को है, लेकिन मोदी सरकार हमारी क्या है? सचिन, प्रमुख मांगे क्या है इनकी? आप अपनी मांगे जो हैं अगर बता पाएं थोड़ा। हमारी मांगे देखो जी, सबसे पहली मांग तो हमारी स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करना, एमएसपी को लागू करना और एमएसपी का गारंटी कानून बनाना। मजदूरों के लिए, मनरेगा के लिए 200 दिन की दिहाड़ी और 700 रुपये दिहाड़ी की हम लोग साथ में मजदूर भाइयों की मांग भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। और बाकी सभी फसलों का हमें स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है C2+50 के तहत हमारे को रेट दिया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी हर एक चीज़ का। एक पेन बनाने वाला भी अपनी पेन को 10 रुपये उसके मूल्य रखा होता है, लेकिन किसान की फसल का तो मूल्य ही नहीं है कोई। हमारी लागत उस पर अगर 2000 रुपये आती है तो हमारे को उसका मिलता 1500 है। हम लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे उसके लिए? जी, इसी की लड़ाई है हमारी। आंदोलन आज पंजाब में जो है असल में खासा असर है पंजाब में। पंजाब बंद नजर लगातार बनाए रखिएगा, क्योंकि आज पंजाब बंद किसान संगठनों ने बुलाया है, जिसका असर भी हमारे संवाददाता ने दिखाया। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन लगातार जारी है। 15 घुसपैठियों को पकड़कर वापस बांग्लादेश भेजा गया है। दिल्ली की साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की यह कार्रवाई है। रविवार को बांग्लादेश वापस भेजा गया है। 15 लोगों को जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे, उनको डिपोर्ट किया गया है। झुग्गी झोपड़ी और संदिग्ध इलाके में पहचान की गई थी और यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस की लगातार जारी है। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन यहां पर लगातार जारी है। 15 घुसपैठियों को पकड़कर वापस बांग्लादेश भेजा गया है। दिल्ली की साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की यह कार्रवाई की गई है। रविवार को बांग्लादेश वापस भेजा गया 15 घुसपैठियों को, जिन्हें डिपोर्ट किया गया है। एक विशेष अभियान चलाकर दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा है। झुग्गी झोपड़ी और संदिग्ध इलाकों में इनकी पहचान की गई थी। तो देखिए यहां पर ये बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। खासतौर पर झुग्गी झोपड़ी और संदिग्ध इलाकों में पहचान की गई और 15 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया है। तो देखिए यहां पर ये बड़ी कार्रवाई जारी है। हमारे दो संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, वरुण जैन और दीपक रावत दिल्ली से। वरुण जैन, दिल्ली पुलिस का यह अभियान 15 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया है, आखिरकार ये दिल्ली तक पहुंचे कैसे? दिल्ली पुलिस का क्या कहना है और अभी भी क्या बड़ी संख्या में घुसपैठियों के दिल्ली में होने की संभावना है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि एलजी के आदेश के बाद ये स्पेशल ड्राइव चलाया गया था, जो आने वाले दिनों में लगातार चलता रहेगा। एक फॉर्म 12 है, उसके जरिए जितने भी जो संदिग्ध लोग हैं, सस्पिशियस जगह हैं, वहां पर सर्च ऑपरेशन दिल्ली पुलिस चलाए हुए हैं। जो संदिग्ध लोग हैं, अगर वो अपना कोई पता किसी दूसरे राज्य का भी बता रहे हैं, तो उधर उन पतों का भी पुलिस क्रॉस वेरीफाई कर रही है। और उस वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान ही इन 15 बांग्लादेशियों को पिछले 24 घंटे के अंदर पुलिस ने पकड़ा है, जिन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया है। सिर्फ ये 15 की ही अभी गिरफ्तारी नहीं है, पिछले करीब 15 दिन के अंदर जो आंकड़ा है वो करीब 30 से 40 के बीच पहुंच चुका है और आने वाले समय में और भी बांग्लादेशियों को पकड़कर वापस डिपोर्ट किया जा सकता है। जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने हाल ही में बताया था कि एक सिंडिकेट की भी गिरफ्तारी हुई थी, जो कि इनकी मदद कर रहा था बांग्लादेश से
पश्चिम बंगाल के रास्ते इनको भारत के अंदर दाखिल किया जाता है और उसके बाद मदद करके ट्रेन और बसों के जरिए दिल्ली में लाया गया था। यहाँ पर फर्जी कागजों के आधार पर इनके आधार कार्ड तक बनवा दिए जाते हैं। यही वजह है कि जब पुलिस ड्राइव चलाती है तो कई लोग अपने आप को भारतीय नागरिक बताकर बचने की कोशिश कर रहे थे। यही वजह है कि पुलिस ने फॉर्म 12 दिया, जिन्होंने अपने पश्चिम बंगाल के पते भी बताए, वहां से उनको वेरीफाई किया और उसके बाद इन 15 बांग्लादेशियों को वापस डिपोर्ट कर दिया है। जी बिल्कुल वरुण, हमारे साथ दीपक रावत भी जुड़े हुए। दीपक, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है और उससे पहले घुसपैठिए एक बड़ा मुद्दा है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी। इससे पहले हमने झारखंड में भी इसे एक बड़े मुद्दे के तौर पर चुनाव में देखा था। क्या लगता है आपको, आखिरकार इतनी बड़े पैमाने पर कैसे यहां पर कागजात बनवा लेते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं और आकर रहने लगते हैं? इसमें तो कहीं ना कहीं सिस्टम की भी मिलीभगत होगी। जी बिल्कुल, बिना मिली भगत के तो इस तरह का काम हो ही नहीं सकता है। लेकिन सवाल आम आदमी पार्टी ये उठा रही है कि ये जो कवायद अब की जा रही है ये पहले क्यों नहीं की गई, क्योंकि जो दिल्ली में उपराज्यपाल है उनके अधीन जो है वो दिल्ली पुलिस आती है और उपराज्यपाल के निर्देश पर ही लगातार इस तरीके की जो पड़ताल है वो की जा रही है। तो इसमें अरविंद केजरीवाल ने खुद भी कल ये कहा कि अगर ये इस तरीके की जाँच करवा रहे हैं, इस तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पकड़ रहे हैं, तो ये पहले भी किया जा सकता था। और दिल्ली में अगर ये ड्राइव चलाई जा रही है तो जिस बॉर्डर से ये लोग क्रॉस करके यहाँ पर आते हैं वहां पर इस तरह की ड्राइव क्यों नहीं चलाई जाती, वहां से चलकर इतने किलोमीटर दूर ये यहाँ दिल्ली तक कैसे पहुंच गए, इसके लिए भी केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। तो संजय सिंह ने भी कल सवाल उठाया। दीपक और वरुण, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल के घर इमामों का प्रदर्शन, बकाये वेतन की मांग को लेकर यह प्रदर्शन है। 17 महीने से बकाया है इमामों का वेतन। लगातार तीसरे दिन इमाम कर रहे हैं प्रदर्शन। केजरीवाल से मिलना चाह रहे हैं इमाम, तो ये अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहते हैं दिल्ली के इमाम, जिनका वेतन 17 महीने से बकाया है। और अब ये केजरीवाल के घर के बाहर इमामों का प्रदर्शन जारी है। बकाये वेतन की मांग को लेकर यह प्रदर्शन है। 17 महीने से बकाया है इमामों का वेतन। लगातार तीसरे दिन इमाम कर रहे हैं प्रदर्शन। केजरीवाल से मिलना चाह रहे हैं। अब देखना है कि अरविंद केजरीवाल मिलते हैं या नहीं, लेकिन 17 महीने से जो बकाया है उसको लेकर, उस मांग को लेकर ये इमाम इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है। दिव्यांकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्यांकर, आखिरकार 17 महीने से ये वेतन क्यों बकाया है? क्या दिल्ली सरकार के पास फंड नहीं है या वजह कोई और है? जी बिल्कुल, देखिए तमाम सारी जो वजहें हैं उसके चलते जो इमाम है उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है। और क्या कारण जो इमाम है उनको पता चल पा रहा है क्योंकि सरकार की तरफ से उन्हें जो पैसा है वो नहीं मिल पाया है। इसके लिए हम बात करेंगे मौलाना साजिद रशीदी, जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। क्या समझ में आता है आखिर कहाँ सरकार की जो है, सरकार की ओर से आखिर क्या हो रहा है कि जिसके चलते जो पैसा है वो नहीं मिल पा रहा है? सर, यही समझ नहीं आ रहा है कि पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है। पिछले 6 महीने से जो भी प्रयास हम कर सकते थे, मुख्यमंत्री से मिलना, एलजी से मिलना, एडमिनिस्ट्रेटर से मिलना, छोटे बड़े जितने अफसर हैं वक्फ बोर्ड से लेकर ऊपर तक, उन तमाम लोगों से मिलना, सबसे मिलना मिलाना हुआ है, लेकिन अभी तक ये समस्या का हमें पता नहीं चल पाया, ये पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, हमारी सैलरी रिलीज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। किस तरह की परेशानी हो रही है? आप बता रहे हैं 17 महीने से पैसा नहीं मिला, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या परेशानी हो रही है जिसका सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 18,000 रुपये सैलरी है और वो 18,000 रुपये सैलरी भी अगर 17 महीने से और 2 दिन के बाद 18 महीने हो जाएंगे, अगर ना मिले तो क्या परेशानियाँ आ सकती है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। बच्चों की फीसें हैं, घर का खर्चा है, कमरे का किराया है, 10 तरह की चीज़ें हैं। एक हफ्ते में लगातार तीसरी बार आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कब तक ऐसे आप लोग परेशान होते रहेंगे? और आने वाले कुछ दिनों में तो चुनाव है, तो क्या आप लोगों के बीच जाएंगे कि जी हमें सैलरी नहीं मिलती? आप सबसे काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी जुड़े रहते हैं, तो क्या आप लोगों से बताएंगे कि हम परेशान हो रहे हैं, आप लोग भी परेशान हो रहे हैं? देखिए, हमारा मकसद सियासत करना बिल्कुल नहीं है, ना हम चाहते कि हम सियासत करें, लेकिन मजबूरी है। अगर इन लोगों ने इलेक्शन से पहले इसका समाधान नहीं किया तो यकीनी तौर पर हम जो है लोगों में भी जाएंगे, बताएंगे कि हमें सैलरी नहीं मिली, अब हमें क्या करना है देखेंगे आगे। क्या नाम है आपका? आप किस मस्जिद में इमाम? मोहम्मद अफसार नाम है मेरा, मैं पहाड़गंज मछली इमाम हूँ। ये बताइए, क्या समझ में आता है आखिर कहाँ सरकार की ओर से जो है वो पैसा आखिरकार क्यों अब तक नहीं मिल पा रहा है, क्यों सैलरी नहीं? ये तो केजरीवाल जी बताएंगे क्यों क्या वजह है यहाँ पे, पैसा कहाँ गया, क्यों नहीं आया। हम तो अपना तनख्वाह के मुतालबा करने के लिए यहाँ पे आए हैं।
ये बताइए आप कहाँ पे आप मस्जिद में इमाम है और क्या समझ में आता है क्यों पैसा नहीं मिल पाता है? सीताराम बाजार में मेरी मस्जिद है, मेरा नाम गयूर हसन है। और पैसा क्यों नहीं मिल रहा है तो केजरीवाल साहब बताएंगे, हमें नहीं पता। हम तो परेशान है बहुत ज्यादा, कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इमामों से बातचीत कर रहे हैं कि उनका जो वेतन है वो लगातार बकाया है और अरविंद केजरीवाल से वो सवाल पूछ रहे हैं कि कब वेतन देंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संभल में आज फिर सियासी दंगल की उम्मीद है क्योंकि समाजवादी पार्टी का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाएगा। डेलीगेशन शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेगा, साथ ही आर्थिक मदद के लिए सहायता राशि का चेक सौंपेगा। मुलाकात के बाद डेलीगेशन सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिंसा की पूरी रिपोर्ट सौंपेगा। तो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाएगा, 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संभल जाएगा। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल संभल जाएगा, हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेगा और अखिलेश यादव को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से संभल पर लगातार सियासी जो बवाल है वो बढ़ता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा है कि हमें भरोसा है कि हमें संभल जाने से रोका नहीं जाएगा, हम वहां जाकर पीड़ितों से बातचीत करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद जी हैं, आज का क्या प्लान है, किस तरह से क्या संभल कूच की तैयारी का है? नहीं, संभल नहीं, हम लोग संभल जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो लोग मारे गए हैं उनको 5-5 लाख परिवारों को 5-5 लाख रुपया देने की घोषणा की थी, उसी को चेक बांटने के लिए और उनसे मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए जा रहे हैं। सरकार तो रोकेगी, उतनी तो तैयारी कर। सरकार क्यों रोकेगी? आपको पता है सरकार रोकेगी? सरकार का कहना है कि वहाँ पर जिस तरह की कार्रवाई रही है अभी आने जाने पर रोक लगा रखी है, रोकेगी तो क्या करेंगे आप? नहीं, अब हमें पता नहीं, अब देखा जाएगा जब वहाँ जो होगा। क्या तैयारी आपकी तरफ से अगर रोका गया तो? हमको रोका जाने की संभावना नहीं, डीएम ने बात हुई थी तो डीएम ने कहा नामंगले में आप आएंगे। तो देखिए संभल जाएगा आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज्ञा लोईवाल दिल्ली में यूपी सदन से लाइव जुड़ रहे हैं जहां पर माता प्रसाद पांडे से उन्होंने थोड़ी देर पहले बातचीत की, और शिवांक हमारे साथ संभल से जुड़े हैं। सबसे पहले मनोज्ञा, आपसे सवाल है कि कितने बजे माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल संभल के लिए रवाना हो रहा है, और यूपी सरकार या पुलिस का क्या कहना है, क्या इनको रोका जाएगा या संभल जो पीड़ित हैं उनसे मिलने दिया जाएगा? देखिए विशाल, आपने बिल्कुल सही कहा कि संभल पर दंगल जारी है, और दंगल इसलिए कहेंगे क्योंकि अभी भी जो बहस है और इस पर विवाद है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। आज समाजवादी पार्टी का दल जाएगा, माता प्रसाद के नेतृत्व में जाएगा, पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि उनका ये कहना है कि वो 5-5 लाख रुपए की राशि वहाँ पर जितने भी पीड़ित हैं उनको देंगे, जो कि अखिलेश यादव की तरफ से दिए जाएंगे। अखिलेश यादव सुप्रीमो कहा जाता है समाजवादी पार्टी के, तो अब जब समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अपना पूरा दल भेज रहे हैं तो एक तरह से राजनीतिक बल भी दिखा रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार ये बखूबी जानती है कि बातचीत तो पूरी हुई है, मुलाकात होने का दौर भी माता प्रसाद कह रहे हैं कि उन्हें पूरी परमिशन दी जाएगी, लेकिन क्या उन्हें रोका जाएगा या नहीं, इस पर अभी भी सरकार का ये कहना है कि अगर स्थितियां बिगड़ेंगी, क्योंकि पिछली बार जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संसद से निकलकर सीधा गए थे और वापस संसद पहुंचे थे, तब भी यही बात उठी थी कि जो विरोधी पक्ष हैं उन्हें वहां पर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सरकार का कहना है कि कोर्ट के आदेश के तहत काफी सारी कार्रवाइयां हैं, क्योंकि ये मामला सेंसिटिव है, इसलिए बार बार विचार करके ही एक एक कदम फूंक के रखा जाएगा। मनोज्ञा, आप बने रहिएगा। शिवांक भी हमारे साथ संभल से जुड़े हुए। शिवांक, संभल प्रशासन और पुलिस का क्या कहना है, क्या सपा का प्रतिनिधिमंडल आज संभल में उन लोगों तक पहुंच पाएगा या उन्हें रोका जाएगा? कैसे हैं हालात और क्या है प्रतिक्रिया प्रशासन की? जी बिल्कुल विशाल, देखिए जो यहाँ पर माता प्रसाद पांडे की तरफ से जो यहाँ पर चिट्ठी लिखी गई थी जिला प्रशासन को, उसमें ये बताया गया था कि तकरीबन 2 बजे के आसपास समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल पहुंचेगा और जिसमें समाजवादी पार्टी का जो कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेगा तथा अन्य लोगों से, स्थानीय लोगों से मिलेगा। तो ये आधिकारिक रूप से कार्यक्रम दिया गया था प्रशासन को। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों का ये कहना है कि अगर माता प्रसाद पांडे पार्टी के किसी कार्यक्रम से यहाँ पर आना चाहते हैं तो उन्हें आने दिया जाएगा। हालांकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियली तो ये दावा किया कि यहाँ पर पार्टी के
वो लोग मतलब आएंगे कार्यक्रम के लिए, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि हम यहाँ पर पीड़ित परिवारों से भी मिलेंगे और उसके अलावा सहायता राशि भी देंगे। तो ऐसे में प्रशासन लगातार चर्चा कर रहा है इस बारे में कि कहीं समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल अगर यहाँ पर आएगा तो फिर सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह की यहाँ पर चीज़ें होंगी। तो देखिए प्रशासन अभी आकलन इन सभी चीज़ों का लगातार कर रहा है और 12 बजे के आसपास स्थिति साफ हो पाएगी कि माता प्रसाद पांडे को संभल की सीमा के भीतर घुसने दिया जाना है और उनका जो पूरा कार्यक्रम है वो किस तरह से होगा। हालांकि जो पूरी कार्यक्रम की पूरी सूची दी गई है उसके मुताबिक माता प्रसाद पांडे के साथ पूरा प्रतिनिधिमंडल 2 बजे के आसपास आएगा और वो तकरीबन 5 बजे तक संभल में रहेगा, यानी 3 घंटे का ये कुल जमा राजनीतिक कार्यक्रम जो आधिकारिक रूप से प्रशासन को बताया गया है। तो अब ऐसे में यही देखना होगा, जिस तरह से पिछले महीने की भी तस्वीर हम सभी लोगों को याद है कि जिस तरह से सपा का प्रतिनिधिमंडल निकला था संभल के लिए, उसके बाद बीच रास्ते में ही उसे रोक दिया गया था। तो वैसे में यही देखना होगा कि क्या आज वो पीड़ित परिवार से मिल पाता है, क्योंकि पीड़ित परिवारों तक सूचना पहले ही दी जा शिवांक, आप चुकी है। नजर बनाए रखिएगा, मनोज्ञा आप भी नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपके पास आएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। नए साल पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का फतवा जारी किया गया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने जारी किया है फतवा। नए साल के जश्न के खिलाफ ये फतवा जारी किया गया है। तो देखिए एक फतवा जारी किया गया है नए साल पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की तरफ से। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने ये फतवा जारी किया है और ये फतवा है नए साल के जश्न के खिलाफ। हमारे संवाददाता वीरेश पांडे लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेश, आखिरकार नए साल के जश्न में यहां पर मौलाना को क्या दिक्कत है? ये फतवा क्यों जारी किया जा रहा है? देखिए, दिक्कत तो मौलाना को ही पता होगी कि उन्हें क्या दिक्कत है, लेकिन एक विमर्श जरूर शुरू हो गया है। एक राजनीतिक विमर्श भी शुरू हुआ है, एक धार्मिक विमर्श भी शुरू हुआ है। हिंदू धर्म के जो धर्मावलंबी हैं वो भी इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं और उनमें भी प्रतिक्रिया है, और जो ईसाई धर्मावलंबी हैं उनमें भी इस बात को लेकर विमर्श शुरू हो गया है कि आखिर इस फतवा की क्या जरूरत थी, इसके मायने क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी कुछ देर में आनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि जो माहौल है वो बिगड़ने न दिया जाए, इसे पूरी तरीके से तय कर रखा है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। फतवा चाहे जो भी हो, ये धर्मावलंबियों पर इम्पैक्ट कितना पड़ता है, उस फतवे को कितना उनके धर्म के लोग मानते हैं, आत्मसात करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि दूसरे जो धर्म के गुरु हैं उन्होंने इस फतवा को बहुत ही इस्तकबाल नहीं किया है, उसको बहुत इसकी सराहना नहीं की है। उसमें भी एक विभेद है, यानी जो फतवा जारी किया गया है, खुद जो इस्लामिक धर्म गुरु हैं उनमें भी इस फतवा को लेकर एक मत नहीं है, एक राय नहीं है। ये फतवा क्यों आया, अब एक लंबा विमर्श इस पर चल रहा है। बिल्कुल वीरेश, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए नए साल के जश्न के विरोध में आखिरकार फतवे की क्या जरूरत है।